तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं अभी से क्लास। अभी थोड़ा सा एनर्जी ठीक ठाक है। तो मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट बजटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। क्योंकि इसलिए हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करें क्योंकि बजटिंग वाला पार्ट आएगा, ओके। फरवरी वगैरह में फरवरी मार्च में बजट का स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें, ओके। निर्मला सीतारमन जी वापस आएंगे, कुछ ना कुछ और बताएंगे और चीज़ें प्रोसीड हो जाएगी। और फिर इसलिए हम अभी कर लेते हैं। अभी हमें एक दो लेक्चर तो लगेंगे बजटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा 2 मिनट पहले से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट करके देखते हैं हम। करो ना, देखो मैं एक स्टार्ट कर, दोनों होते हैं ना स्टार्ट कर। करो एक बार बस वापस। पूरा ही अंदर रहते हैं। ऊपर वाला स्टार्ट कर। हाँ बंद। इधर का है क्या कोई लाइट, पता है क्या आपको? फैन लगे, ये वाला पता नहीं है आपको? प्लग निकाला है क्या आपको? इससे फायदा होएगा। ये वाला कौन सा लेफ्ट वाला? वो तो निकाल के रखा है भाई। कौन सी? छोड़ो, त्रास हो रहा ना अपने को, देखेंगे वो यूट्यूब वाले, देखना होगा, देखेंगे क्या होता है। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोर होते। तो अभी बजट वाला पार्ट है। बजट मतलब क्या, हर एक के घर पे कुछ ना कुछ बजट बनता। मेरे तेरे सबके घर पे बजट कुछ ना कुछ बनेगा। उसके अंदर का मटेरियल चेंज रहता है, हर एक के घर पे कुछ ना कुछ अलग होगा। तो हम बजट स्टार्ट करने हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या है, बजट मतलब क्या है, एक एस्टिमेट है इनकम और एक्सपेंडिचर का। जैसे हमारा जो बजट होता है, पूरे घर का बजट कंसिडर करो। उसमें क्या होता है, पापा की सैलरी आएंगी, इनकम। घर के भाड़े करूँ के पैसे आएंगे, इनकम। और फिर तुम कहाँ ना कहाँ खर्चा करोगे, फिर वो एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा ही एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि भाई इतने इतने पैसे हमारे पास आ रहे हैं वगैरह वगैरह। पर ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या होता है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 112। इसमें क्या होता है, इसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, specifies that the president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the houses of the parliament, the annual financial statement of estimated receipts and expenditure of the government। मतलब इसमें क्या होगा, समझो, ऐसा कंसिडर करो ये पूरे लेक्चर हुए तक कि भाई हम सब एक जॉइंट फैमिली, ठीक है। और इसमें क्या है, दो लोग ऐसे, लड़के अलग डिवाइडेड है, लड़कियां अलग डिवाइडेड है, ठीक है। दो घर चल रहे हैं इसमें, लड़कियों का अलग घर है, लड़कों का अलग घर है। और ये लड़कियां जो है वो लोकसभा के पार्ट है, ठीक है। और ये जो लड़के हैं वो काय का पार्ट हो गए, राज्यसभा का पार्ट है। ऐसा कुछ तो कार्यक्रम चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, मैं सपोज करो प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, और लोकसभा राज्यसभा। तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल 112 ने मेरे को आदेश दिया है कि मैं ये दोनों हाउसेस को बुलाऊंगा एक साथ पार्लियामेंट में, और मैं स्पीच दूंगा। उसको प्रेसिडेंट एड्रेस भी बोला जाता। और ये कब दिया जाता, जब भी जैसे हमारा बजट आने वाला है, फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में हमारा बजट, फर्स्ट वर्किंग डे के, मतलब सपोज करो फेब्रुवरी में फर्स्ट वर्किंग डे, हमारे हफ्ते में का फर्स्ट वर्किंग डे क्या है, मंडे। वैसे ही पार्लियामेंट में बजट अगर ला रहा हूँ, तो बजट का एक पूरा सेशन होता है पार्लियामेंट में। तो सेशन का जो पहला दिन होता है, फेब्रुवरी का फर्स्ट वर्किंग डे जो होगा, ये
सब लोग मिलने का, उस फर्स्ट डे में निर्मला सीतारमन जी स्पीच देती, वो चीज होती। पर उसके पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउसेस को बुलाता है, और जो उसकी सरकार है, मतलब प्रेसिडेंट किनका होता है, सरकार का होता है, ठीक है, मोदी जी का। तो वो मोदी जी के बारे में बताएगा कि मोदी जी चाहते हैं कि उनका ऐसा ऐसा प्लान है कि हर एक का विकास हर एक के साथ, समथिंग समथिंग, सबका विकास सबका साथ, ऐसा समथिंग। और फिर ऐसी ब्रॉडली चीजें बताएंगे प्रेसिडेंट की भाई मेरी सरकार ने ऐसा काम किया है, मेरी सरकार ने वैसा काम किया है। अभी कौन बता रहा है, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे आज के प्रेसिडेंट है। तो वो आएंगे और बता ऐसा बोलेंगे हिंदी में कि मेरी सरकार ने ये काम पहले अचीव करे हैं पहले बजट से। और फिर जैसे अभी ये वाली स्पीच में अगर कुछ बताना होगा तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी क्या बताएंगे कि भाई पिछले साल की जो बजट था उसके बारे में उसको प्रोत्साहित करेंगे। जैसे निर्मला सीतारमन जी ने पिछले बार एक बहुत बड़ा काम किया था कि भाई जो टैक्स स्लैब थी अब वो 12 लाख की हो चुकी है, मतलब जिनका 12 लाख तक का इनकम है उनको टैक्स नहीं लगने वाला था। तो अब ये बहुत बड़ा फैसला था, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए पहले प्रेसिडेंट मुर्मू जी आएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि अरे हमारे सरकार ने ऐसा किया है वैसा किया है, मतलब एकदम बखान करेंगे। अब इसको ऐसे सपोज करो कि तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलते थे, आमच्या बाळाला नाचता येतो तुम्हाला बघ आता बघा आता तो नाचून जातोय, आज त्याला एबीसीडी पण येते, तू बोलून दाखवते। मतलब मोर और लेस एकदम बड़ी बड़ी बातें बताएंगे अपने गवर्नमेंट के बारे में। जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू जी बताने वाले कि मेरी सरकार ने ये किया वो किया, मेरे सरकार का आगे का ये प्लान है, ये करने वाला है वो करने वाला है। मतलब मोर और लेस जैसे हमारे घर वाले कोई बाहर के लोग आने के बाद हमारे बातें में बताते अभ्यास करत नहीं तो लय हुशार है, लय पुढे जाए, मोर और लेस ऐसा ही कुछ ना कुछ बताया जाएगा स्टार्टिंग में। ऐसा है सब चीजें। तो ऐसा प्रेसिडेंट करने वाले और ऐसा होता है प्रेसिडेंट आने के बाद। ये होने के बाद में ही निर्मला सीतारमन जी आते हैं। कब आएंगे, फेब्रुआरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे आएंगे मतलब निर्मला सीतारमन जी, और वो स्पीच देंगे। और वो स्पीच एक्चुअल मुद्दों पे होगी। एक्चुअल मुद्दे मतलब कैसे कि तुमने न्यूज देखा होगा, आज तक कुछ तक मत देखो, एनडीटीवी वगैरह भी अब हो गया कचरा, गया वहां से रवीश कुमार। रवीश कुमार पता है सबको? हाँ, वो अच्छा से किया। तो मोर और लेस जो निर्मला सीतारमन जी है वो फर्स्ट आके क्या बताने वाले, तो तुम हाईलाइट सुनते ना कि यहाँ ये चीज हो चुकी है, सहल का हो चुका है, बॉम्ब स्पॉट हो गया, ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया, मतलब एक हाईलाइट बताते हैं ना न्यूज में, पूरे एक लाइन से ऐसे 50-60 स्टूडियोज के 1 मिनट में 100 खबरें, तो इनसे धड़ाधड़ हाईलाइट है ना। तो वैसा ही निर्मला सीतारमन जी वो पूरा बजट की जो हाईलाइट्स है वो 2 या ढाई घंटे में पूरा एक लाइन में बता देंगे कि मेरी सरकार टैक्स इतना इतना लगाना चाहती है, इतने लोगों पे टैक्स लगेगा, ये स्कीम ला रही है वगैरह वगैरह, एक लाइन में पूरा बताएंगे। मतलब कैसे करने वाले हैं वो जो तो म्यूचुअल फंड की लाइन सुनते ना आखिरी में कि भाई म्यूचुअल फंड क्या बोलते हैं टैक्स लैब के कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त है, ये वो सब चीजें एक स्पीड में लाइन आती। तो वही निर्मला सीतारमन जी करते, पर एक थोड़ा प्रॉपर वे। तो यहाँ तक समझा। सबसे पहले क्या होगा, बजट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट है। उसको लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जनवरी के लास्ट लास्ट में या फिर फरवरी के पहले वीक में प्रेसिडेंट जी दोनों हाउसेस को बुलाएंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाएंगे, और उनको स्पीच देंगे कि मेरे सरकार ने ये किया वगैरह वो सब चीजें चलेगी। वो होने के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद में जो पहला वर्किंग डे होगा, पहले तो प्रेसिडेंट आके ये सब बता के चल जाएंगे, उसके बाद में जो पहला वर्किंग डे स्टार्ट होएगा उस टाइम पे निर्मला सीतारमन जी सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा है भी क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही वो चीजें बता सकता, ठीक है। और फिर लोकसभा के सामने निर्मला सीतारमन जी 2-2.5 घंटे का स्पीच देंगी कि भाई बिल के अंदर ये होने वाला, मतलब हमने क्या क्या करने वाले हैं वो पूरे हाईलाइट्स के साथ में बताएगी। ये चीज हुई। अब हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे कि बिल कैसे, ठीक। तो फिर
पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 112, वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई तू दोनों लोगों मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ मतलब संबोधित करते हुए स्पीच दो करके, यही इस चीज में बोला है। ये थोड़ा सा प्रामाणिक भाषा है, और मैंने जो बोला वो मातृभाषा में बोला कि ऐसा ऐसा करेगा। बाद में आर्टिकल 265 क्या बोलता, नो टैक्स शॉल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैंने पहला क्या बोला था बजट के बारे में कि इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब है। इनकम कहाँ से आने वाली है, टैक्स, नहीं तो नॉन टैक्स चीजों से। ये आर्टिकल क्या बोलता है, कोई भी टैक्स बिना कोई भी टैक्स लगाया या कलेक्ट किया नहीं जा सकता विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि लोकसभा में पारित होएगा, बाद में राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा और फिर वो लॉ बन जाता है। बिल का ये प्रोसेस होता है। तो ब्रॉडली ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि कोई भी टैक्स तुम पब्लिक से नहीं ले सकते जब तक वो पार्लियामेंट में पारित ना हो, मतलब प्रेसिडेंट ने उसके हस्ताक्षर उस पर किए ना हो। ये चीज, ये किस रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन। दूसरा क्या है, आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 क्या बोलता है, नो एक्सपेंडिचर, अब ये खर्चे की बात करेगा, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द अथोराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये भी लेजिस्लेचर मतलब वही कि लोकसभा राज्यसभा, इसकी परमिशन के बिना कोई भी एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता है। ठीक है, मतलब खर्चा कोई भी नहीं हो सकता जब तक लेजिस्लेचर ना हो। ठीक है, पर इसमें एक कैच है, यहाँ पे क्या बोला, अथॉरिटी ऑफ लॉ बोला है ना, मतलब ये कहाँ से जाएगा, प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इसको पारित करेगा। पर इसमें क्या होने वाला है पता है क्या, ये जब खर्चे की बात आएगी तब राज्यसभा को इज्जत नहीं रहेगी। क्या होगा, अरे थोड़ा, तो राज्यसभा को इज्जत नहीं मिलेंगी, सिर्फ लोकसभा डिसाइड करेंगी कि कितना खर्चा है करना है कितना नहीं करना है। राज्यसभा के बाद में सपोज करो तुम्हारे घर पे कैसा हो रहा है, अगर एक ब्रॉडली बता दे रहा, तुम्हारे मम्मी खर्चे डिसाइड कर रही, पापा के पास सिर्फ वो जा रहे कि हाँ इतना खर्चा करना पड़ता करके, कभी कभार तुम्हारे पापा सजेशन देते की हाँ भाई कुछ चेंजेस होने को ना करके साडी 2000 ना घेता 500ची होऊ शकते, ऐसा बोला जाएगा, उसको मान्यता नहीं हुई, वो 2000 की ही ली जाएगी। तो वैसा ही कुछ ना कुछ इधर भी होगा। लोकसभा ने एक बार अगर डिसाइड कर दिया कि खर्चा करना है वही करके, उन्होंने एक बार डिसाइड कर दिया कि खर्चा करना है, यहीं पे लोकसभा में सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कौन सा खर्चा करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। अब उनके ही बीच में डिस्कशन भी होगा, सब इन्हीं के बीच में होने वाला है। आखिरी में सिर्फ राज्यसभा के पास में वो बिल भेजा जाएगा, एक बिल है ऐसा भेजा जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा उस पर सजेशन दे सकती कि कौन सी चेंजेस होने चाहिए। पण अगर वो राज्यसभा के सजेशन लोकसभा को मान्य नहीं होंगे तो लोकसभा बोलेंगे उड़द गेला सब, वो डायरेक्ट फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जो लोकसभा ने डिसाइड किया उसी पे हस्ताक्षर होंगे और वही चीज होने वाली। तो यहाँ तक एक ब्रॉडली समझ लो कि लोकसभा को ही सबसे ज्यादा मान्यता है जब एक्सपेंडिचर या टैक्स रिलेटेड चीजों के बारे में बात आई, क्योंकि ये क्या है, मनी बिल का पार्ट। अभी अभी मनी बिल तो मत जाओ, सिर्फ इतना ब्रॉडली रखो कि जब ये बजट की बात आएंगी तब वर्चस्व किसका होगा, लोकसभा का होगा। अब लोकसभा को क्यों वर्चस्व है, तो देखो लोकसभा में कौन बैठ रहे, एमपीज बैठ रहे, पर वो एमपीज कैसे है, लोगों ने चुने हुए हैं, इलेक्टेड है ना, हम लोगों ने मिलकर उनको चुना है, तो वो चुने गए हैं। और राज्यसभा में कौन लोग हैं, हमने चुने हुए लोग हैं क्या वहाँ पे, जो हमारे इधर के ये रहते हैं ना लेजिस्लेचर, अपने इधर के लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह के लिए एमएलए वगैरह जो रहते हैं ना हमारे इधर के। हाँ, नहीं नहीं एमएलए, पूरे ही एमएलए, हमारे इधर की जो सांसद रहती, हमारे इधर के जो इलेक्शंस होते हैं ना, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, तो उसके नीचे भी जैसे लोग मोदी जी है, उनके नीचे एक पार्लियामेंट का पूरा है, राज्यसभा लोकसभा, तो वैसे ही
हमारे स्टेट में भी जान दो, इतना डेप्थ में मत जाओ, वैसे भी पॉलिटी का कुछ काम नहीं है तुम्हारे को, नहीं तो मेरे को अलग ही दुनिया लेके चले जाओगे तुम धीरे धीरे कर। तो इतना ध्यान में रखो सिर्फ कि डायरेक्टली कौन चुने गए, लोकसभा के लोग चुने गए, और वो जो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास है वो किन का है, लोगों का है। और लोगों का पैसा होने की वजह से लोगों ने किनको चुन के भेजा, लोकसभा को भेजा है, इसलिए सिर्फ लोकसभा ही डिसीजन लेती है उस पर। राज्यसभा को डिसीजन लेने का मतलब एकदम वोटिंग पावर वगैरह कुछ है नहीं, वो नहीं डिसाइड करती कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक तात्पुरता उसका सिर्फ मान्यता लेती कि अगर समझो एक आधे लड़के ने चॉइस कर लिया है कोई, उसके बाद में सिर्फ घर पे वो मान्यता लेने जाता कि हाँ करायचं तर आहेच, संपला है तो विषय, वो है वो राज्यसभा एट दी एंड। ये बजट के मामले ऐसी चीज हो जाती है एक पॉइंट पर। तो ब्रॉडली क्या समझा, 112 नंबर का आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि भाई दोनों को बुलाओ और दोनों को बताओ कि भाई अब बजट के लिए चालू करनी चाहिए चीज। और ये जो दो आर्टिकल है 265 और 266, पहला वाला टैक्स के रिलेटेड है, मतलब इनकम रिलेटेड है, और जो 266 है वो रिलेटेड है एक्सपेंडिचर रिलेटेड। मोर और लेस ये दोनों भी आर्टिकल ये बोल रहे हैं कि बिना अथॉरिटी के या फिर लेजिस्लेचर के परमिशन के गवर्नमेंट ये चीज कर नहीं सकती है, क्योंकि आखिरी में इसे लागू कौन करने वाला है, गवर्नमेंट करने वाली है ना। पर गवर्नमेंट इसे तभी लागू कर सकती है जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ हो इसका बिल। बिल मतलब ऐसा पेपर है जो पास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड रिसिप्ट के, गवर्नमेंट टैक्सेस और रिसिप्ट के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल फाइनेंस बिल के थ्रू लेती है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर खर्च के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू लेती है। अब ये बताता हूँ क्या बोलता हूँ। एक ऐसा बिल होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल, और एक होता है अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो बिल है वो किसके लिए होगा, फाइनेंस बिल, जो भी टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, मतलब जो भी इनकम है, उसके लिए अगर परमिशन लेनी है इनकम के लिए, तो वो फाइनेंस बिल के थ्रू लिया जाता है। मतलब फाइनेंस बिल आएगा, एक पेपर होता है, ओके, वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा, उसके ऊपर सब लोगों की सहमति बैठेंगी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये पास करने के बाद इनकम बिल, मतलब इनकम के लिए ये बिल पास किया जाता है, और फिर ये बिल पास होने के बाद गवर्नमेंट लोगों से पैसे ले सकती है, ठीक है। और ये दूसरा है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि ये खर्चे का है, वो इनकम उनका है, तो ये एक्सपेंस का बिल है, ओके। तो ये एक्सपेंस का बिल मतलब कि ये खर्चे का बिल है, ओके। और ये कैसे पास होगा पर्टिकुलरली, कि भाई ये बिल पास किया जाएगा और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को अथॉरिटी रहेगी कि भाई तू खर्चा करने के लिए पैसे ले सकता करके। तो इसके पहले वो 265 आर्टिकल कौन सा था, 265 आर्टिकल कौन था, अभी पहले पढ़े थे, तो कुछ करना था मैं। 265 एक आर्टिकल था ना पहले पढ़ा हुआ, इनकम का था, ओके। हाँ, और फिर बाद में 266 आर्टिकल एक्सपेंडिचर वाला था, है ना। तो वो जो आर्टिकल्स थे वो किस लिए थे कि भाई टैक्स लेना होगा तो उसके लिए अथॉरिटी लगेगी और बिल पास होगा, और ये है वो बिल जो पास होगा जिसके बाद परमिशन मिलेंगी पैसे कलेक्ट करने, ठीक है। और जो वो 266 था वो क्या बोल रहा था कि अगर खर्चा करना है तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन लो लेजिस्लेचर, और वो जो प्रॉपर परमिशन बोल रहा है ना, वो ये वाला बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल। ये पास होगा और फिर गवर्नमेंट को परमिशन मिलेंगी कि भाई तू खर्चा करने के लिए पैसे ले सकता है कर, समझ गया सबको, ठीक है।
तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट के अंदर दो चीजें आएंगी, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब अगर तुमने नाम सुना बजट के रिलेटेड, मतलब क्या है, पैसे लेने का पार्ट। टैक्स एंड अदर इनकम, वो फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है। और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन से आर्टिकल दिया है, अप्रोप्रिएशन बिल 114। अब ये नाम देखो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अप्रोप्रिएशन अपने को कहा ना का ऐसा लगता है कि अप्रोप्रिएट कर रहे, कुछ ना कुछ ले रहे, पर वो वैसा नहीं है, वो खर्चे के लिए वो टर्म यूज किया गया, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा, ये आर्टिकल नंबर्स के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभार अगर बैंकिंग थोड़ा डेप्थ गए तो ये चीजें पूछ सकती है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से है, तो ठीक है। तो अब ब्रॉडली क्या है, ये है बजट। और इसमें आर्टिकल नंबर 265 है, जो कि बोलता है कि पार्लियामेंट में इस चीज का एक लॉ बना के लेके जाओ, मतलब अथॉरिटी ले लो, नहीं तो तुमको टैक्स लगाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। और इसके लिए फाइनेंस बिल पास होता है, और वो कितना नंबर है, 110। ठीक है, विदाउट अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, करके टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। और दूसरा है 266, जो है पर्टिकुलरली कि भाई खर्चे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड है, कि भाई विदाउट लेजिस्लेचर के परमिशन के बिना तुम ये चीज नहीं कर सकते, खर्चे के लिए नहीं ले सकते पैसे। और उसके लिए कौन सा बिल पास होगा, पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, जिसका नाम है 114, ये याद रखना। और जो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुला के अपनी चीज बताने वाला है, वो है 112 नंबर का। तो ऐसा सा चीज है, जो चीज एक्चुअल में हो रही है। प्रेसिडेंट आएगा, दोनों को मिलाएगा, बोलेगा बजट के लिए चीजें चालू करो। बजट में आएंगे, ये बोलेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है विदाउट टैक्स भाई मैं तेरे को पैसे लोगों से ऐसे नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ लॉ के हिसाब से चलो, ऐसा बोलता है वो गवर्नमेंट। तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं फाइनेंस बिल पास करता हूँ, और वो 110 नंबर का एक बिल पास करेगा, और फिर उसमें पैसे लोगों से लेने की परमिशन मिल जाएगी। वही फिर बजट में 266 एक्सपेंडिचर रिलेटेड है, और उसके लिए वो अप्रोप्रिएशन बिल पास करेगा, और 114 के नाम पे खर्चा करने के लिए पैसे निकालेगा। ये है। बाद में तीन टाइप के बोले तो बजट के एस्टिमेट होते हैं। ये इतना मतलब जब वो एनुअल फाइनेंशियल, मतलब निर्मला सीतारमन जी जब स्पीच देती है ना, तो उसका जो बुकलेट बनता है, अब वो स्पीच दे देगी है ना, वो हाईलाइट बता देगी सब चीजों की कि कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके पास कुछ ना कुछ बुक होगा ना, वो बुक्स की जेरोक्स निकाली जाती है, कितनी, तो 552 जेरोक्स निकलती है, उससे ज्यादा ही, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह सब 552 होते हैं, लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, तो उनको सबको देने के लिए उतने जेरोक्स निकाले जाते हैं, और उन सबको दिए जाते हैं। तो वो जो जेरोक्स का डॉक्यूमेंट होता है ना, वहाँ क्या क्या होता है उस बुक के अंदर, तो बजट का एस्टिमेट होता है कौन से, तो अभी सपोज करो अब ये 2026 का आने वाला है, तो ये 2026-27 का बजट होगा हमारा, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक का फाइनेंशियल बिल होगा वो, है ना। तो उसके अंदर बजट का एस्टिमेट दिया होगा। रिवाइज एस्टिमेट, ये रिवाइज एस्टिमेट कब का है, तो जो हमने पिछले साल खर्चा किया है, एक एस्टिमेट है, उतना ही खर्चा नहीं होता, उससे ज्यादा खर्चा होता, ज्यादा ही होता हमेशा, तो वो पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट भी उस बुक के अंदर होता है। बाद में एक्चुअल्स, ये कब के रहते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, उससे भी पहला, मतलब सपोज करो अभी जो बिल आएगा, मतलब जो तुम अभी फरवरी में बिल देखोगे, फरवरी 2026,
तो इसके अंदर जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल बिल होगा या फिर इंडियन फाइनेंशियल बिल होगा वो 2026-2027 का एस्टिमेट बताएगा कि भाई ये एस्टिमेट होगा ना अगले साल का फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, ये एक कॉपी उसके अंदर होगी। दूसरी कॉपी उसके अंदर होगी 2025 की, मतलब ये 2025 से लेके, सॉरी ये है 2025 से लेके 2026 का, ये तुमने एस्टिमेट दिया अगले साल का। ठीक है, अब ये अगले इसमें क्या होगा, रिवाइज एस्टिमेट होगा। कौन सा? दो हजार पच्चीस से 2026 में? अरे यार ये है 2025। ओके, इसका क्या दिया जाएगा, रिवाइज एस्टिमेट दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 2024, मतलब 2024 से लेके 2025 का क्या दिया जाएगा, एक्चुअल जो खर्चा हुआ है। ऐसी समझ, तो वो जो जेरोक्स मिली है उसके अंदर तीन चीजें होगी। ओके, एस्टिमेट होगा, रिवाइज एस्टिमेट होगा पिछले साल का, और बाद में एक्चुअल खर्चा होगा जो हुआ है। क्या हुआ भाई, क्या हो गया तेरे को, ऐसा कौन सा जोक चल रहा है? एक्चुअल खर्चा जो होगा वो होगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक सबको सब समझा? तो ये तीनों चीजें उस बुक के अंदर, उस नोट्स के अंदर या उस जेरोक्स के अंदर होगी। अब कैसा होता है कि तीन टाइप्स ऑफ बजट रहते हैं, बजट तो एक ही है ना, और उसके तीन टाइप्स रहते हैं। कैसे, तो एक रहता फुल बजट। फुल बजट मतलब उसके अंदर पूरा एक साल का पूरा ये होगा, इनकम का भी एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर का भी एस्टिमेट। फुल बजट एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट के रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब इनकम का कंप्लीट अकाउंट होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर दोनों। ये पहला टाइप है टाइप्स ऑफ बजट। दूसरा टाइप होता है इंटरिम बजट। अब इंटरिम बजट मतलब क्या होता है कि इलेक्शन का जब ईयर आता है, ओके, तब क्या होता है कि भाई सिर्फ 6 महीने के लिए इलेक्शन हो गए। ओके, तो जो जाने वाली गवर्नमेंट रहती, मतलब सपोज करो अभी 2019 के इलेक्शन ले लो, या फिर अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2024 के, वो वाले ले लो लोकसभा के। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब ऐसा होता है मोस्टली कि जो भी लास्ट ईयर जब रहता कि भाई अब ये लास्ट ईयर है, अब इलेक्शन होने वाले पर्टिकुलरली अगले लोकसभा के लिए या फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वो एक इंटरिम बजट लाते। इंटरिम बजट मतलब, इंटरिम मतलब बीच का बजट, कम वाला बजट ऐसा बोला जाता है एक, हिंदी में अगर बोला जाए तो। इसमें क्या होता है, जब इलेक्शन ईयर आता है उस टाइम पे सिर्फ 6 महीने का बजट बनाया जाता। 6 महीने का जो भी इनकम होगा और जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका एक खाका बनाया जाता है, या फिर उसका एक चिट्ठी बनाई जाती है कि भाई कैसे चीजें 6 महीने के लिए चलेगी। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली इलेक्शन ईयर में लाते लाते हैं इसे, पर्टिकुलरली इंटरिम बजट को। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसके द्वारा जो जाने वाली गवर्नमेंट होती है उस इलेक्शन ईयर में उसका है न्यू गवर्नमेंट, फिर जो अगली गवर्नमेंट आएंगी वो फुल बजट बनाएंगी। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने कंपलसरी नहीं बोला है। अब ये क्या हो गया कि ऐसा सपोज करो कि जब कांग्रेस जाने वाली थी, अब वही गई है पिछले बार 3 टर्म्स के पहले डायरेक्ट, तो जब गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस जाने वाली थी तो उसने इंटरिम बजट लाने का सोचा था। ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि भाई आगे जाके कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन मिले और उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई देखो ऐसा करते हैं, अभी जब इलेक्शन ईयर आएगा तब हम सिर्फ इंटरिम बजट लाएंगे। मतलब उससे क्या फायदा होगा कि जो नई गवर्नमेंट आने वाली है
वो एक फुल फ्लेजेड नया मतलब बजट का बिल ला सकती है करके। तो सबको सब समझ जा। फुल बजट उसमें पूरा एक साल का हिसाब रहता, इंटरिम बजट में आधे साल का हिसाब रहता, उसमें भी इनकम या एक्सपेंडिचर ये दोनों पार्ट रहते। ठीक है। अब तीसरी थिंग जो होती है इसके साथ में वो है वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है कि समझो अभी तुमने बिल लाया, अब वो जो तुमको पैसा खर्चा करने के लिए बिल चाहिए था वो कौन सा बिल था पहले वो बताओ। हाँ नाम क्या है उसका? नहीं नहीं, हाँ अप्रोप्रिएशन बिल है उसका नाम। तो जो अप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हैं, ठीक है, अगर वो पारित होने को थोड़ा टाइम ले रहा है, पहले तो उसे 31 दिसंबर तक पारित हो जाना चाहिए, उतने देर में उसे पारित होना ही होना है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लग रहा है। ठीक है। पर अगर वो पारित नहीं हुआ या फिर थोड़ा बहुत कुछ इशू हो गया, तो ये एक रहता है जब बजट पास नहीं होता। बजट में पास होने की चीज कौन सी? अप्रोप्रिएशन बिल, खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो लोकसभा गवर्नमेंट को टेम्पररी एक्सपेंडिचर की परमिशन देती है कि मतलब सपोज करो मैंने 120 रुपए का सोचा है, मैं तुमसे वर्गनी ले रहा, ऐसा कुछ तो करने वाले हैं अपन, चूड़ा लाएंगे, तो उसके लिए मैं तुम सबसे मिला के 120 रुपए लेने वाला हूँ। पर क्या हो गया, मैंने यहाँ पे एक बिल पास किया कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं, वो पारित होने का है बिल, पर अभी वो दुकान वाला ऐसा यहाँ पे खड़ा है दरवाजे के पास में कि लेना है भाई तेरे को, मैंने बोली करके रखी थी कि मैं पैसे देने वाला हूँ करके। तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करूँगा, जो भी लोग है उनसे एक वोट ऑन अकाउंट साइन करके लूंगा। वोट ऑन अकाउंट मतलब कि 1/6 अमाउंट जो होगी, अब 120 की 1/6 अमाउंट क्या होगी, तू मत बता तेरे को आता है। 1/6 अमाउंट कितनी, हाँ 20 रुपए, मतलब मैं 20 रुपए तुमसे मांग लूंगा जो दे रहे होंगे मोर और लेस, और उसको 20 रुपए से समझा दूंगा कि अभी 20 रुपए ले, बाद में के पैसे बाद में दूंगा। तो ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि जब अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास होने का है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, तब एक वोट ऑन अकाउंट पारित हो जाता कि भाई ठीक है अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो रहा, क्या बाद में देखेंगे, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने देंगे, देश का खर्चा थोड़ी ना रोक सकते हैं किसी चीज के लिए। तो फिर इसलिए नॉर्मली 2 महीने के लिए, अब 12 महीने रहते हैं, उसका हिसाब लगा लो, 1/6 मतलब 2 मंथ होगा, और उस हिसाब से फिर नॉर्मली 2 मंथ के लिए ये एक मेथड इस्तेमाल की जाइए कि भाई 1/6 एक्सपेंडिचर पारित हो जाता बिना अप्रोप्रिएशन बिल के, और फिर आगे चीजें चलते रहती। अब ये हो गए 3 टाइप। तो अब हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे को इतना पता चल गया है तुम्हारे दिमाग में कितना गया गया है वो पूछने के पहले फालतू की चीजें आगे बढ़ना बोले तो अब सोचो, जिसको बोला गया वही आंसर देगा, कोई भी हाथ मत खड़े करना, मेरे को वो इच्छा नहीं है कि तुम हाथ खड़े करें, मुंह से भी मत बताना आंसर किसके अंदर ऐसा रहता वो कि मैं बता दूं। तो ठीक है, कोई भी हाथ खड़े मत करो, जिसको आता है उसको देखें। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है उसका आर्टिकल नंबर कितना है, मुंह से मत बोलना, मैं हाथ भी मत खड़ा कर, मैं जिसको पूछने का उसको पूछूंगा। ठीक है, अन किसी की भी बेइज्जती नहीं करने वाला, मैं ऐसा डायरेक्ट किसी को बोल रहा हूँ कि तू बता करके, तू लेट आए वाला है मेरे को पता है, तेरे को नहीं पूछने वाला। तो आर्टिकल नंबर कितना है अप्रोप्रिएशन बिल का? हाँ 114 है। ठीक है। बाद में फिर विदाउट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी, विदाउट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी के बिना पैसा नहीं ले सकता, मतलब गवर्नमेंट, उसका आर्टिकल कितना नंबर का है बताना मत, मैं जिसको पढ़ा मतलब भूल चुका उसको बता। हाँ पता नहीं। हाँ नहीं आपके पीछे, हाँ अरे बराबर। और फिर विदाउट परमिशन खर्चा भी नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में भाई? खर्चा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 266 है, ध्यान से। ठीक है। बाद में फिर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुला के स्पीच के लिए बोलने वाला है, वो आर्टिकल कितने नंबर का है? बीच वाला, हाँ तू।
अपनी एक हाँ हाँ 112 है। 212 कहाँ से? 112। ठीक है। अब तीन प्रकार के बिल है। ओके, तीन प्रकार के बजट पढ़ा है मैंने। इंटरिम बजट मतलब क्या होता है, कौन है एकदम ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बताएगा? हाँ, इंटरिम बजट मतलब क्या होता है? हाँ, और वो कितना टाइम स्पेंड के लिए बनाते हैं पर्टिकुलर? नहीं, हाँ 1/6 नहीं, वो अगला नहीं, 6 मंथ्स के लिए। हाँ, वो भी फुल बजट का ही एक ये होता है, सिर्फ वो 6 मंथ्स के लिए होता है। और वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है? ब्रॉडली बताओ, कोई होशियार नहीं है यहाँ पे। हाँ, वोटिंग लेते हैं, हाँ, पर वो कितना अमाउंट सैंक्शन होता है उसके लिए? हाँ 1/6 होता है, और कितने मंथ के लिए होता है? 2 मंथ का खर्चा चलना चाहिए उसके लिए होता है, ठीक है। और इसमें फिर बचा क्या? तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम्म, अब बजट का क्लासिफिकेशन, मतलब पहले तो बजट के टाइप्स देखिए। बजट का क्लासिफिकेशन मतलब बजट के अंदर के क्लासिफिकेशन, ठीक है। अंदर के मतलब कि अब वो समझो लड़कों का बजट रहता, तो फिर उसके हिसाब से कैसा रहता है, एक लाइन में चीजें लिखी रहती। एक आंधा अगर जिम वाला रहेगा, जिम फ्रीक, तो स्टार्टिंग में ही खाना पीना सब छोड़ के जिम के बारे में, खाने के बारे में, आखिरी में कहाँ मिला तो पढ़ाई के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया उसके बजट का कि मेरे को कहाँ कहाँ खर्चा करना है, ओके। तो वैसे ही ये बजट का क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब वो जो खर्चे होते हैं ना अंदर के, उसके भी क्लासिफिकेशन चलते हैं कि भाई कौन से इसके अंदर मेन हेडिंग के अंदर उसको तोला गया है। तो एक रहता जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब सपोज करो अभी आखिरी के तीन लड़के बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, आखिरी तीन लड़के बैठे हुए, ठीक है। अब मैंने इनको खर्चा करने के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, हर एक को मैं, एक को 100 रुपये दे रहा था, एक को 200 दे रहा था, एक को 300 दे रहा था। पर मेरे को अगले साल भी इनको पैसे देने हैं। तो पहले क्या होता था कि अब इनको 100 200 300 ऐसा दे रहा था। अब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने बोला यार मैं पहले वाले को सिर्फ 100 ही दे रहा था, तो अब मैंने उसको बढ़ा दिया 100% से, तो मैंने उसको 200 दे रहा था। तो पहले क्या होता था कि जो एक बेसिक अमाउंट डिसाइडेड है, 100 200 300, उसके ऊपर ही इंक्रीमेंट होती, मतलब इसको 10% से बढ़ा दूँ, उसको 20%, इसको 30% से, ऐसे ही होता था। पर अभी क्या होगा, उनके खर्चे प्रॉपर देखे जाते हैं कि भाई ये सच में जो पैसे दिए गए उसका खर्चा बराबर हो रहा है या नहीं, इवेलुएट होगा। और उसके बाद में वापस से उनका जो बेस पहले 100 200 300 था ना, वो वापस से जीरो पे लिया जाता है, और फिर वापस कैलकुलेट किया जाता है कि इनको सच में उतने पैसे की जरूरत है क्या। तो फिर अब बाद में ऐसा पता चला कि जो 300 वाला है वो पैसे गलत जगहों पे खर्चा कर रहा था, तो उसका जो अमाउंट है वो 100 पे भी लेके जा सकते हैं। मतलब वापस से फिर वो ऐसा हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट जिसको हम 100 रुपये दे रहे थे, सच में जेन्युइन है भाई, उसको 300 रुपये देने चाहिए। बाद में जो सेकंड वाला था वो मोर और लेस ठीक ही काम कर रहा है, तो फिर उसको 200 ही दिए। पहले वाला हमारे को कुछ ना गड़बड़ लगा, फिर वो वापस से 100 पे लेके आए। मतलब क्या हो गया इसमें, जीरो बेस बजटिंग में, कि वापस से प्रीवियस ईयर का को बेस नहीं माना जाता, मतलब जो पहले पैसे दिए हैं उसका कोई बेस नहीं, वापस से जीरो से शुरुआत की जाती है कि भाई इनको सच में कितने रुपए देने चाहिए, कितने नहीं देने चाहिए। हर एक्सपेंसेस फर्स्ट फ्रेश जस्टिफाई होता है फ्रेश जस्टिफाई होता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब जो भी अननेसेसरी ये खर्चा कर रहे होंगे वो नहीं होंगे। एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट मतलब ऐसा है कि जितने पैसे उसके लिए दिए गए हैं उसमें कितना आउटकम मिल रहा, वो कैलकुलेट किया जाता। जैसे हमारे घर वाले हमारा आउटकम देख के हमारे को जैसे हमारे घर वाले हमारा आउटकम देख के हमारे को पैसे दे रहे क्या, नहीं, अरे यावेळेस प्रिलिम्स नाही काढली तू, थोडासा 5,000 मधून 1,000 कमी करूयात, असं नसते। सरळ सरळ विषय आहे। तर इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें ऐसा है कि समझो टारगेट भी देखा जाता है और डिलीवर हो रहा है क्या नहीं वो भी देखा जाता है। जैसे एकदम सीधे लैंग्वेज में सेल्समैन का जॉब रहता,
उसका इंक्रीमेंट काय पे डिपेंडेंट रहता है, या उसकी पेमेंट एक बेस लेवल के बाद में काय पे डिपेंडेंट रहती कि वो कितना प्रोडक्ट बेच पाता है। तो वैसा ही होता है ये आउटकम बजट। ये डायरेक्ट अगर किसी को पैसे दे रहा होगा, समझो कल को मोदी जी आए और उन्हें मोदी जी ने 90 रुपए मेरे को दे दिए, 90 रुपए दिए उन्हें, और मोदी जी ने सच में एकदम सबका साथ सबका साथ सबका विकास सच में ला लिया, और 1 रुपए का ही एक सिलेंडर है, सपोज करो 1 रुपए का ही एक सिलेंडर है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। राहुल जी भी आ गए तब। तो अभी ऐसा है कि 90 रुपए है मेरे पास, और हर एक सिलेंडर कितने रुपए का है, 1 ही रुपए का है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 90 लोगों को सिलेंडर दे सकता हूँ। तो एक्चुअल में ये बजट ये कैलकुलेट करेगा कि मेरे पास जो 90 रुपए आए थे, उस हिसाब से मैंने 90 सिलेंडर लोगों को दिए हैं या नहीं दिए है। तो ये आउटकम देख के फिर बजट सैंक्शन होगा, और उस हिसाब से कैलकुलेट होगा टारगेट और डिलीवरेबल। तो उसी का एक हिसाब है, उसे बोलते हैं आउटकम बजट। और ये है जेंडर बजट। जेंडर बजट में जेंडर हम अवॉइडेड है, लड़के वो ग्राह्य धर्म। तो इसमें ऐसा है कि जेंडर बजट एक बजटिंग अप्रोच है जिसमें वुमेन के लिए स्पेसिफिकली, ये वुमेन ओरिएंटेड स्कीम है, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए ही है। तो के लिए अलोकेशन को आइडेंटिफाई और हाईलाइट किया गया है। ओके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने का लिए ये है। इंडिया में जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025 2005 2006 से ये चीज स्टार्ट हुई है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्कीम्स, पॉलिसीज या फिर जो भी चीजें लाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रित रहते हैं वुमेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड उन चीजों पे। तो इसमें भी दो कैटेगराइजेशन रहते हैं। पहला रहता कि 100% वो स्कीम वुमेन को ही जाने वाली है, वो या फिर उस बजट की जो अमाउंट है 100%, वो जो श्रेणी हमने लगा दी है, क्लासिफिकेशन कर दिया है कि वो जेंडर बायस स्कीम है, तो 100% अगर जारी होंगी तो उसको पार्ट ए में डाला जाता है। अगर उसका एटलीस्ट 30% भी अगर वुमेन के लिए खर्चा हो रहा है तो वो उसको पार्ट बी में डाला जाता है। और ये 2005 से चालू हुआ है, और ये वैलिड है होना। हम कितना भी मन में सोच ले कि लड़कियों के साथ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक महानगर पालिका के मतलब जिला परिषद के स्कूल गया था पिछले बार, नांदगांव पेट के। तो वहाँ पे मैंने पूछा मैम को कि चीज़ें कैसे चलती है वगैरह। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, वो मेरे को बम खराब लगी। मतलब वहाँ पे इतना गलत है कि अब अपने को लगता है ना कि भाई बाजू में बिजी लैंड बन गया, चीज़ें अच्छे से चल रही होगी, पर उसका निगेटिव एस्पेक्ट ऐसा है कि कुछ मतलब जो पेरेंट्स है वो क्या करते, अपने लड़कियों को 7वीं 8वीं तक पढ़ाते, उसके बाद में घर पे पैसे भी आने को ना, उसकी स्कूल छोड़ा देते और बिजी लैंड में जॉब करने को भेज देते उसको। और फिर हाँ, ट्रू है ये तो बहुत, मैंने इसकी क्या बोल सकते हो उसको, इतनी गंदी रियलिटी तो बताई भी नहीं, ये तो बहुत लो है अभी। हाँ, बाल कामगार छोड़ना है 8वीं के बाद में, 14 साल की उम्र के बाद काम कर सकते हैं लड़कियां, अलाउड है। 14 साल के बाद में कोई भी आदमी अगर इंडस्ट्री मतलब ऐसे कोई हेजार्डस कंपनी में अगर काम नहीं कर रहा होगा तो काम कर सकते हैं। 14 साल के नीचे वाला बाल कामगार ये लॉ में दिया गया। तो उसकी पूरी स्कूल छोड़ दी जाती, और उसको डायरेक्टली वहाँ के जो बच्चियां है, हमको ऐसा लगता है कि यार नांदगांव पेट में न्यूजीलैंड अच्छा हो गया होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहे होंगे, पर एट दी एंड उन लड़कियों का क्या हो रहा है, उनकी स्कूल छुड़ा दी जाती है और उन्हें इकोनॉमी के इसमें लगा दिया जाता है, और उनकी पूरी स्कूल छूट जाती है। एक मैम है वहाँ पे ढोने करके, एक ढोने मैम करके है, बहुत सही है। मतलब वो मैम इतनी मतलब अच्छी है कि वो खुद उन पेरेंट्स को कन्वे कर रही थी कि अरे तुम्हारी लड़की आ नहीं रही है तो क्या हुआ। तो उनके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं उसके साथ कि अरे वो नागपुर शिफ्ट हो गई है, अब वो वही एजुकेशन करेंगे उसका। जबकि वो मैडम को पता है कि ये अब वो बिजी लैंड में गई होंगी मैडम साड़ी वाड़ी लेने, दिखे दिखा ही ना एट दी एंड। तो फिर वो चीज, इसलिए मैं तुम्हारे को ऐसा इमोशनल करना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है पढ़ लो बहनों, बहुत खराब है आगे, मतलब नहीं तो कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, तो अब ये बजट का प्रोसीजर ऐसा होता है कि 1 फरवरी, मैंने ऐसे क्यों बोला है कि हमको पता नहीं ना फर्स्ट वर्किंग डे कब होने वाला है। तो 1 फरवरी को बजट का प्रेजेंटेशन होता, एट दी एंड अभी कौन करने वाला है, जब फर्स्ट वर्किंग डे होगा, निर्मला सीतारमन जी आएंगे और स्पीच देंगे। स्पीच मतलब एक लाइन से पूरे 100-200
जो भी स्कीम्स पॉलिसीज टैक्सेस होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। उसके पहले ये बजट प्रेजेंटेशन है। प्रेसिडेंट बजट को प्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, जिसके अंदर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि वो सिर्फ आएगा, दोनों हाउसेस को बता बिठाएगा और गवर्नमेंट की तरफदारी करेगा और फ्यूचर के बारे में बताएगा कि उसके क्या प्लान्स है गवर्नमेंट के। जैसे वो खुद के लिए रिलेट कर लेना, जब बाहर के लोग आए, अभी आमची मुलगी शिकत आहे, आता तिथं हे चालू आहे, पुढे जाऊन हे करणार आहे, तिची जॉब करण्याची इच्छा आहे, जॉब करेलच ती, ये जो हो गया, ये फ्यूचर प्लान बता देते किसको, वो सामने वाला जो भी आया उसको, तो वो रहता है मोर और लेस। तो ये बजट का प्रेजेंटेशन निर्मला सीतारमन जी ही करेगी, प्रेसिडेंट अलग हो गया, वो प्रेसिडेंट एड्रेस रहता। और फिर बाद में क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा अगले दिन। जिस दिन निर्मला सीतारमन जी ये सब चीजें बताएंगी उस दिन कुछ नहीं होने वाला, उस दिन सिर्फ वो बता के चले जाएगी। अगले दिन जो भी चीजें निर्मला सीतारमन जी ने बताई है उसका खंडन या मंडन होता, मतलब एक तो सहमति दिखाते लोग या फिर उसका विरोध दिखाते। वही तुमने देखा होगा कि बम खुर्चिया फेंक के मार देते, ये वो सब चीजें अपने इधर तभी नहीं होती, बिहार में ज्यादा होती है। बिहार के देखना तुमने ऐसे माइक फेंक के मार रहे वगैरह देखा होगा। तो वही होता है कि फिर डिसेंट वगैरह दिखाया जाता है ये जनरल डिस्कशन के टाइम पे। और ये सिर्फ जनरल डिस्कशन है, वो डॉक्यूमेंट अच्छा खासा बड़ा रहता, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं रहता, वो सिर्फ डायरेक्ट लड़ना स्टार्ट कर देते वहां पे अगले दिन कि भाई अरे टैक्सेस इतने ले रहे, बेरोजगारों को क्या मिल रहा, मिडिल क्लास को क्या मिल रहा, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ऐसे वैसे सब चीजें चालू हो जाएंगी। और फिर अभी जैसे अभी सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या बनने वाला है, अगर मोदी जी के गवर्नमेंट ने मनरेगा का नाम अगर चेंज करके जो भी अभी किया है, पहले तो ढूंढो मनरेगा का नाम चेंज होने वाला है, ऐसा चल रहा है, वीबीएम करके करने वाले हैं उसका नाम। तो अगर मोदी जी की स्कीम का मतलब मोदी जी ने अगर उस मनरेगा का नाम चेंज कर दिया तो इस बार फाइनेंशियल स्टेट मतलब जो आएगा ना निर्मला सीतारमन जी का अगला मतलब वो ये वाला जो दिन आएगा अगला दिन जिस दिन स्पीच होंगी उस दिन एकदम ऐसा ताशा ही बजने वाला है पार्लियामेंट में कि मनरेगा का नाम क्यों चेंज किया करके। ये मैं फ्यूचर बता रहा था और फिर ये जनरल डिस्कशन होगा, इसमें से जनरली लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीजें गलत है, ये चीजें बराबर है, ये है वो है, ऐसा वैसा। और फिर उसके बाद में अच्छा खासा एक टाइम स्पेन लिया जाएगा। ये पूरा जो बिल है, ये जो प्रेसिडेंट मतलब हमारे दिया है निर्मला सीतारमन जी ने, वो एमपी स्टडी नहीं करते, ये भी गलत संदर्भ है कि वो पढ़ के आएंगे। ये जो बिल है वो 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज है, 24 बता ऐसे 24 लोग है, ऐसा सपोज करो 24 लोग है, ठीक है। और हमारे पास मिनिस्ट्रीज कितनी है, लगभग 100 से ज्यादा। तो हर एक मतलब हाँ मेरा बैलेंस अच्छा है तो अभी गिरता था मैं। तो अभी देखो समझो ये बजट है, ओके। ये निर्मला सीतारमन जी आए, निर्मला सीतारमन जी आए और उन्होंने वो बजट दे दिया। अगले दिन क्या हुआ, जनरल डिस्कशन हुआ, बहसबाजी, कोई नहीं पता उसके अंदर क्या लिखे वाला है बजट में, ऐसे ही लड़ रहे, मन आया उनको एक दिन लड़ने का दिया जाता। वो फिर क्या हो गया, जनरल डिस्कशन। उसके बाद में क्या होता, ये जो बिल इन्होंने पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने, ये जाता 24 डिपार्टमेंटली देख, अब ये जाएगा जिसके बाद 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी, ये क्या करेंगी, जो 100 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज है,
अब ये 100 मिनिस्ट्रीज किसकी है? गवर्नमेंट की है। मिनिस्ट्रीज मतलब कामकाज, एग्जीक्यूटिव लोग है, वो काम करने वाले, ऐसा सपोज करो। ये मिनिस्ट्रीज है मतलब ये एग्जीक्यूटिव लोग है। एग्जीक्यूटिव मतलब ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो काम करने वाले। तो एट दी एंड इनको ही पैसा चाहिए था, ये बजट के थ्रू, है ना। तब ये इसके लिए ये क्या बैठा जाती है, ये 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज है। इसके अंदर प्रॉपर लोग रहते, जो विद्वान रहते। ऐसे नहीं रहते एमएलए एमपी वगैरह नहीं रहते उसमें, कुछ कुछ लोग विद्वान भी है। पर इसके अंदर 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज है। कमिटीज मतलब कमिटी है जो किसी चीज पे डिस्कस करती होगी। तो ये जो 100 मिनिस्ट्रीज है ना, मतलब हर एक कमिटी को, हर एक जो ये कमिटी है डिपार्टमेंटली, उसके अंदर 5 मिनिस्ट्री, 5 जो मिनिस्ट्रीज है, 5 जो मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने जितना पैसा मांगा हुआ है उसकी रिपोर्ट्स जाती है उनके पास। इसने पेश किया, इससे 24 लोगों के पास जाएंगी जनरल डिस्कशन के बाद में। और ये जो 24 लोग हैं उन्होंने हर एक ने अपने अपने 5-5 मिनिस्ट्रीज डिवाइड कर लिए। और वो हर एक जो 5-5 मिनिस्ट्रीज का जो उनका टोटल है कि भाई इतना पैसा खर्चा करना पड़ता, इतना पैसा चाहिए हमारे को गवर्नमेंट से, जो भी मांग रही थी उनकी, ग्रांट्स बोलते हैं उनको, ग्रांट्स। तो उसके बारे में ये प्रॉपर स्टडी करते, ये 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी प्रॉपर स्टडी करते। उसका पूरा जो रिपोर्ट बनता, वो पूरा रिपोर्ट एमएलए एमपी के पास में दिया जाता, अपोजिट वाले और जो भी इनके साथ में रहते गवर्नमेंट के, उनको भी दिया जाता है एमपी को। और ये जो इन्होंने प्रॉपर वे में स्टडी करके जो रिपोर्ट तैयार करी है इन कमिटीज ने, वो हमारे एमएलए एमपी के पास में जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हमारे लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं और जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उनके पास इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई हुई है वो पूरी जाएगी। और उन्होंने जो मुद्दे निकाले हैं कि ये गलतियां हो रही, ये हो रही, वो हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, वो सिर्फ वो पढ़ के सुनाने वाले एमपी। उनका खुद का दिमाग नहीं है कि वो पूरा इतना ज्यादा स्टडी करे करके। ये स्टडी करते और वो जाके समझो एक होशियार कुत्ता कॉपी बना के देता, और फिर वो पर्रे कैसे यूज करने के वो भी उसके अंदर लिखा रहता कि अरे ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा लिखी। हाँ। और वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास दिया जाता है, और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं करता, वो सिर्फ वही क्वेश्चन सामने उठाता है और उसका जवाब मांगता है, ऐसा चीज होगा। यहाँ तक सबको सब समझा कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में एक्चुअल में। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, प्रेसिडेंट आया, आर्टिकल नंबर 112, 112 से आया, अरे रुको तो 112 से प्रेसिडेंट आया। प्रेसिडेंट ने दोनों को मिलाया, बोला बजट लाना पड़ता। फिर वो बोलता कि फिर बाद में जब फर्स्ट वर्किंग डे आएगा, फर्स्ट वर्किंग डे निर्मला सीतारमन जी खुद आएंगी और पूरी चीजों के बारे में बताएंगी कि ऐसा ऐसा, वो पूरा बायोस्कोप चालू करेगी उसका। और उसके बाद में उस चीज पे अगले दिन जनरल डिस्कशन होगा लोकसभा और राज्यसभा में कि ये चीज गलत है, ये सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, वैसा। उसके बाद में डिटेल डिस्कशन कब होगा, जब ये 24 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज उसका प्रॉपर स्टडी करेंगी और उसका पूरा रिपोर्ट ले जाके इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास दिया जाएगा। फिर एक एक लाइन को जज किया जाएगा कि अरे तू असं म्हटलं होतं, त्या दिवशी तुझा मेसेज मध्ये हे लिहिला गेला होता। समझा ना, ऐसा करंट पहुंचा ना तुम्हारे दिमाग में कि मतलब हर एक चीज पे स्टडी होंगी। पहले से ब्रॉडली ब्रॉडली झाड़ा जा रहा था किसको कि भाई हे चुकीचा, ते चुकीचा। बाद में वर्ड टू वर्ड लाइन ढूंढी गई, पूरे एकदम 1-2 साल पहले के मैसेज लाए गए, अरे तू या तारखेला हे। तो ऐसा पूरा ढूंढा जाएगा वो स्टैंडिंग कमिटीज के तरफ से, और ये लाके फिर बाद में डिटेल डिस्कशन होगा। और उसके बाद में वोटिंग वोटिंग ऑन डिमांड होगा, जो भी डिमांड्स है, ओके, उसके लिए फिर वो वोटिंग होंगी कि भाई अब ये जो डिमांड डिस्कस की गई ना डिटेल डिस्कशन में, हर एक डिमांड को फिर डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड होगा। और ये वोटिंग कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा। लोकसभा कौन होंगे, ये लड़कियां लोकसभा, तुम्हारा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ही सिर्फ वोटिंग होंगी, यही लोग वोट करेंगे, तुम सिर्फ साइड में रुकोगे। और फिर बाद में वो जो पारित करके दिया है उसी को लोगे, 2 मिनट पढ़ोगे, अरे ये कितना वाटत है, ठीक है जाओ दे,
डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास में, कोई इज्जत नहीं। और उसके बाद में जब वोटिंग ऑन डिमांड हो जाएगा, डिमांड मतलब एट दी एंड क्या है, पैसा खर्चा करने के लिए, तो उसके बाद में क्या पास होगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। और अप्रोप्रिएशन बिल का नंबर क्या था, 114। और उसके बाद में जो पैसे तुम लेने वाले हैं बाहर से, मतलब जो भी पैसे तुमको मिलने वाले, वो किससे पास हो रहे थे, फाइनेंस बिल। तो फिर अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, और वो कब पास होगा, 31 दिसंबर के पहले, क्योंकि 1 अप्रैल से वापस से हमारा चालू हो रहा है ना न्यू फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा। तो ये पारित होगा 31 मार्च तक, ये बिल पास हो ही जाना चाहिए। और ये फाइनेंस बिल के लिए 75 डेज है तुम्हारे पास कि भाई 75 दिन है। वो शाहरुख खान बोलता नहीं क्या, कुछ 70 घंटे है तुम्हारे पास, नहीं 70 मिनट है तुम्हारे पास में। तो फिर वही है, ये अप्रोप्रिएशन बिल के टाइम पे इनके पास कितना दिन है, 31 मार्च तक ही है, पर इसके लिए इनके पास 75 दिन है कि भाई 75 दिन में ये बिल पास करो, चलेगा हमारे। और अब तुमको ऐसा नहीं लग रहा क्या, हमारे पार्लियामेंट बैठ कितने देर रही, थोड़ी बहुत बैठती, ये हमारे एमपी लोग एक जगह बैठते थोड़ा ना है, थोड़ी ऐसा बैठेंगे सिर्फ वो थोड़े बहुत। तो अब तुमको ऐसा लिटरली लग रहा कि 24 डिपार्टमेंटली, देखो पहले तो फर्स्ट वर्किंग डे, मतलब सपोज करो 1 फरवरी को बता दिया हमारे को निर्मला सीतारमण, 2 तारीख को जनरल डिस्कशन होगा, 2 तारीख से सपोज करो 28-29 फरवरी तक डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज ने रिपोर्ट भी दे दी उसकी। उसके बाद में कितने दिन है हमारे पास में, सिर्फ 21 दिन है अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने के लिए। अब उसके अंदर शनिवार रविवार छोड़ देना, अब बहुत कम दिन बचे। अब तुम सोचो, तुम ये 100 मिनिस्ट्रीज है पहले ही बता दिया, अब उसकी हर एक डिमांड को तुम, वोटिंग तो हो नहीं सकती है, तो आखिरी दिन क्या होता, मतलब पहले ही स्पीकर जो रहता, मतलब वो जो सामने बैठने वाला आदमी है ना, उसको स्पीकर बोला जाता है लोकसभा, वो और वो जो लीडर ऑफ द हाउस रहता है, एक जैसा मॉनिटर रहता ना क्लासरूम में, वैसा लीडर ऑफ द हाउस रहता उस लोकसभा का। तो वो लीडर ऑफ द हाउस और स्पीकर डिसाइड कर लेते कि कितना टाइम देना चाहिए डिस्कशन के लिए, उतने ही दिन में देर में डिस्कशन हो जाना चाहिए। नहीं तो एक गुलूटीन नाम की एक, तो मतलब मोशन लाई जाती, एक गुलूटीन माइंड की मोशन लाई जाती। अब ये क्या होता है ना, ये आ रहा होगा दिमाग में, तुमने एक वैसा ये देखा था क्या, जैक स्पैरो का मूवी था, जहाँ पे उसकी मुंडी यहाँ पे रखी जाती थी और यहाँ पे एक ब्लेड रहता, जो उसके इधर डायरेक्ट ऐसा नीचे गिरने वाला रहता है ना। तो ये है गिलोटिन मोशन, मतलब ये है गिलोटिन मशीन। उसमें क्या हो रहा, डायरेक्ट मुंडी कट जा रही है ना। ये पहले कब स्टार्ट हुआ था मालूम है क्या, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी तब, हल्का, अब वो उनको जान पे आ रहा था, तो उन्होंने फिर ये मशीन लाई थी, डोरी पकड़ के रहते थे, छोड़ देते, चल मुंडी। तो ये है गुलिटीन मोशन, इसी का नाम, ये मशीन जो थी यहाँ से आया ना लड़कियों को ध्यान में, तुमने नहीं भी देखा होगा जैक स्पैरो, ये ब्लेड है और ये ऐसा डायरेक्ट मुंडी कट जाती यहाँ तक। तो इसमें क्या हो रहा कि जो भी उसके बाद में जो भी वोटिंग है ये वो खत्म हो गई, डायरेक्ट ये मोशन लाया जाता, एंड उस दिन मोदी जी आके बोल देते कि हो गया, हमने डेमोक्रेसी का नाटक खेल लिया अभी, अब चुपचाप से जो हमने डिसाइड किया वही होता। अब ये ऐसा मैंने बेइज्जती के हिसाब से नहीं बोला, तुम्हारे दिमाग में जल्दी जाए, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा ऐसे ही जाएगा एट दी एंड। तो वो है गुलेटिन मोशन, वो लाई जाती, और जो भी डिस्कशन हुई है नहीं हुई है, किसी चीज पे बात हुई है नहीं हुई है, वोटिंग मिला है किसी चीज को, किसी बिल को, मतलब किसी जो वोटिंग है ना, जो डिमांड है उसके लिए है, तो किसी डिमांड को लोकसभा ने पारित किया है नहीं किया है, सब गया खड्डे में, सीधा आके हो गया सब कुछ लागू। ऐसा होता है चीज, समझ गया सबको एट दी एंड। तो ऐसा होएगा, और बजट पास हो जाता बिफोर 31 मार्च। तो ये है स्वरूप ब्रॉडली हमारे बिल का। तो इसमें एक बार वापस बता देता हूँ,
क्या है, पहले द्रौपदी मुर्मू जी आएंगे, भाषण, निर्मला सीतारमन का भाषण, दूसरे दिन जनरल डिस्कशन, बाद में फिर 24 स्टैंडिंग कमिटीज के पास में, बाद में फिर एमपीज के पास में आएगा, वो थोड़े दिन टाइम पास करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने अपने झगड़े मिटाएंगे वो जो होंगे वो, और उसके बाद में अगर डिस्कशन हुई तो ठीक, नहीं हुई तो डायरेक्ट बुलेटिन मोशन, और बुलेटिन मोशन के बाद में सारा बिल पास हो गया, और फिर चलो फिर कार्यक्रम, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बिचकाया नहीं, और अपनी प्रोसेस भी जो चाहिए था उनको वो भी पारित कर लिया उन्होंने, यही है। तो यही मैंने थोड़ा सा और लंबा चौड़ा हर चीज एक्चुअल में जो हमने अभी तक बकेटी की वो मैंने अच्छे से और बताया कि भाई फेब्रुवरी के फर्स्ट वर्किंग डे सुबह 11 बजे आके वो प्रेजेंट करेंगे, फिर वो बजट की स्पीच दी जाएंगी। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट रह गया क्या, देखो वो जो बिल का डॉक्यूमेंट रहता है उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, वो जो 3 डॉक्यूमेंट बताए थे वो रहेंगे उसमें, डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल पैसा खर्चा करने के लिए, फाइनेंस बिल पैसा टैक्स वगैरह के द्वारा लेने के लिए, उसके लिए फाइनेंस बिल। और ये है स्टेजेस ऑफ डिस्कशन, बजट डिस्कशन, पहला जनरल डिस्कशन, बाद में डिटेल डिस्कशन होगा। वही डिटेल डिस्कशन में भी क्या है, लिखने का मैंने कुछ रखा नहीं है, इसके अंदर हर चीज लिखी है कि जो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके अंदर। और ये फिर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होगा, और इसमें क्या होगा, स्पीकर और लीडर मिलकर डिसाइड कर लेंगे कितना टाइम स्पेंड देना है डिस्कशन के लिए। और फिर आएगा बुलेटिन मोशन, कहा जाता है राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती, वही राज्यसभा को इज्जत नहीं है इसमें, क्योंकि एट दी एंड लोकसभा की इज्जत है, क्योंकि लोकसभा को किसने चुना हुआ है, पीपल ने चुना हुआ है, और पैसा एट दी एंड लोगों का है। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही, स्टेट का पैसा नहीं है, पैसा है लोगों का, तो इसलिए लोकसभा उस चीज को डिसाइड करती है कि कहाँ खर्चा करना है कैसे नहीं, वोटिंग वगैरह ये करेंगे। राज्यसभा सिर्फ एक, हाँ हे व्हायचं होतं, हे थोडा बरोबर झालं असतं बस, और कुछ नहीं। और इसमें भी एक कैच है कि जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब हमारे इधर जो एमएलए वगैरह है ना, अभी कौन है हमारे इधर का चीफ मिनिस्टर, हमारे इधर के आज के चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस। तो अब उनके नीचे भी जैसे हमारे मोदी जी के नीचे है ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस के नीचे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। पर जिनके पास ऐसा मशीनरी नहीं है कि वो ऐसा बिल वगैरह पास नहीं कर सकते, जो अभी हमने प्रोसेस समझाई ना वो सेम के सेम हमारे स्टेट्स में भी हो रही पारी, सिर्फ उसकी जो स्पीच है वो कौन एड्रेस करेगा, गवर्नर करेगा, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट नहीं जाएगा। 28 स्टेट में जाएगा क्या प्रेसिडेंट, यार चला भाई घोड़े लेके, प्रॉपर घोड़े लेके जाता वो वहां पे, तुमने देखा है कभी, देखना भी इस बार जब रहेगा, पूरे ऐसे बाइज्जत पूरी घोड़े की लाइन लगती फिर उससे जाता वो, ऐसा नहीं जाता गाड़ी वीडी, हाँ हाँ बड़ा काम है उसका। तो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब उनकी खुद की पार्लियामेंट नहीं है, वो भी यूनियन बजट के साथ ही उनका बिल पास कर देते, मतलब गवर्नमेंट ही चलाने वाली है ना वहाँ पे का सूत्रधार, हमारी यूनियन लेवल की गवर्नमेंट ही जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है खुद ही चलाती है, तो वहाँ पे यूनियन बजट खुद ही पास हो जाता है, मतलब यूनियन बजट पास करते करते वो चीज हो जाएगी। और फिर ये अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में मैंने बताया कि एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो पैसा है, इस बिल का पर्पस होता है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें का पैसा कैसे निकालना चाहिए कैसे नहीं। अब ये जो फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ये है कुछ, ये आगे अगले लेक्चर में। तो अभी सिर्फ इतना ब्रॉडली समझ लो कि ऐसा कुछ ना कुछ फंड है जिसका पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता। अब एक्चुअल में पैसा खर्चा करने के लिए पैसे होना ना, तो उसके लिए वो पैसा खर्चा करने के लिए जहाँ से पैसे लिए जाते, जैसे हमारे घर पे हमको पता है कि दीवानाच्या खाली पैसे असतात, तो जेव्हा आई नसते खर्चा करने के लिए वहां से लेना पड़ता, तो वैसा ही कुछ अप्रोप्रिएशन बिल का हाल है कि भाई पैसा तो खर्चा करने वाले पर कहाँ से लेके खर्चा करेंगे ना, तो वो कहाँ से लेने का जो प्रोसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक खाता रहता उसमें से लेते हैं, और वो फंड अगले इसमें। और ये फाइनेंस बिल है जो मैंने अभी पढ़ा दिया,
और इसमें ऐसा बोला गया कि पार्लियामेंट को फाइनेंस बिल पास करने के लिए 75 डेज मिलते हैं, उसके दिन में वो चीज पास होती है। अब सिर्फ एक चीज बची है कि मनी बिल एंड रोल ऑफ राज्यसभा, ये जो दोनों है ना, मनी बिल मतलब एक चीज रहती, मतलब ऐसा कैसे हाँ, जैसे हमारे घर पे कुत्ते वगैरह रहते हैं तो उसको पेडिग्री ही देना पड़ता, कुछ कुछ वो आदि हो गए तो है ना, पेडिग्री ही होना उसको। तुम उनको फालतू चीजें नहीं खिला सकते कि अरे कालचा राहिलेला भात आहे बरं का, मस्त फोडणी करून देतो त्याला कांदा लावून, हाँ हाँ, वो अब माज गया है, उसको पेडिग्री ही चाहिए एट दी एंड। तो ये होता है, मतलब मोर और लेस। अब मैं चाहता हूँ कि जो चीजें है ना वो प्रमाण, एक दो भाषा रहती दो भाषा रहती, एक प्रमाण भाषा रहती और एक रहती मातृभाषा। अगर मैं प्रमाण भाषा में पढ़ाऊ, अरे तू किती छान आहे, मस्त चालू आहे सगळ्या गोष्टी, मतलब तब जब तुम लेटर लिखते ना तब तुम प्रमाण भाषा में लिखते। तुम लेटर में ये लिखोगे की काही कारणास्तव माझी तब्येत खराब झाली आहे म्हणून मी आज विश्रांतीसाठी काही काळाची मुदत मांगतोय। आणि वही अगर मैं मातृभाषा में लिखने वाला हूँ माझा, तो तुम क्लियर बोलोगे माझा पोट खराब है, काल मी हे खाल्ला होता, संपला विषय। म्हणजे मातृभाषा दिमाग में जाती है ना। तो मैं मातृभाषा में ट्राई कर रहा, तो ये मातृभाषा में मनी बिल मतलब पेडिग्री जैसा ही है, पर अब वो किसको चाहिए, जो ब्रीड वाले कुत्ते रहते हैं। हाँ, तो अब ऐसा मत मानना लोकसभा ब्रीड वाला कुत्ता है। अप्रूव मतलब मनी बिल मतलब एक ऐसी टर्म है जो रखी गई है हमारे इसमें कि जब कोई पैसों का व्यवहार की बात आती है हमारे देश चलाने के इसमें, जो भी पैसों का मुद्दा आएगा उस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसे मनी बिल बोला जाएगा। और एक बार पहले तो ये डिसाइड कौन करता कि ये मनी बिल है क्या नहीं है, तो स्पीकर डिसाइड करता। और अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये जो बिल मेरे सामने आने वाला है, बिल मतलब बिल को बिल की तरह लो ही मत, बिल मतलब कागज आए वाला है, उस पर साइन हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी बस। तो जब भी कोई बिल स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर डिसाइड करता कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और एक बार अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो उसके बाद में राज्यसभा की इज्जत ही नहीं मानते लोग, डायरेक्ट लोकसभा वाले वोटिंग करेंगे उस पर, वही डिसाइड करेंगे। राज्यसभा को सिर्फ दिखाने के लेके जाएंगे कि हाँ ही चॉइस के लिए मी हेच आया था, आता काही होऊ शकत नाही। फिर वो राज्यसभा से उसको बोलेंगे अरे थोडी गोरी राहिली असती तर, मतलब सिर्फ तात्पुरता कार्यक्रम, अरे आपल्या जातीची तरी बघायची, हाँ हाँ, वो कुछ नहीं उसके बाद, वो कुछ भी नहीं चलता उसका, अरे आपल्याकडे नाही का मुली, वो वाला कार्यक्रम होएगा तात्पुरता सिर्फ। पण राज्यसभा बोल देगा एक पॉइंट के बाद मैं नहीं, नहीं लोकसभा बोलेगा झाला आता, वर्ष झाले आम्हाला उलटून, पुढे चला आता। तो अगर मनी बिल बोल दिया तो फिर लोकसभा की इज्जत है। अप्रोप्रिएशन बिल और जो फाइनेंस बिल है, जो भी पैसा खर्चा पैसा निकालना, दोनों मनी बिल है। तो उस केस में दोनों मनी बिल होने की वजह से राज्यसभा की कोई इज्जत नहीं, राज्यसभा को भेजे जाते हैं, वो बिल भेजा जाता दिखाने के लिए। राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानना या ना मानना अपने डिस्क्रिप्शन पर होता है, लोकसभा खुद डिसाइड करती कि मानना है क्या नहीं। चाहे लोकसभा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे या ना करे, बिल बिल्स दोनों हाउसेस से पास माना जाता है। एक बार राज्य लोकसभा ने बोल दिया कि पारित है तो हो गई बात खत्म, आगे बढ़ जाती है। फिर ये है, अब ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस खेलते हैं, इच्छा होंगी तो। दो तीन मिनट के क्वेश्चंस खेलेंगे और फिर नहीं कुछ नहीं, थोड़ा साइड में है भाई। हाँ, तो अभी फाइनेंस बिल का कितने नंबर का आर्टिकल है, कोई ऐसा चीख चिल्ला नहीं होना मेरे को, ऐसा हाथ खड़े करके कोई भी मत बताओ, मैं डायरेक्ट पूछूंगा जिसको पूछने का। हाथ भी मत करेगा पूछता। फाइनेंस बिल का कितना आर्टिकल है, फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर, फाइनेंस बिल का आर्टिकल कितने नंबर का, पीछे 100, हाँ 110 है, याद रख भाई, ध्यान से। हाँ, बाद में फिर अप्रोप्रिएशन बिल का कितने नंबर का आर्टिकल है, बीच वाले का आवाज में भाई, अप्रोप्रिएशन बिल का कितने नंबर का आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट मैसेज चल रहा है भाई, नहीं ना भाई,
अगर मैं बीच में आ रहा हूँ तो बता देना, ऐसे टाइम पे ऐसे टाइम पे मैं शह दूंगा तेरे को। अप्रोप्रिएशन बिल याद है क्या, कितने नंबर का आर्टिकल है? मेरे 112, 114। हाँ। बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पैसे लेने के लिए अथॉरिटी लेना पड़ेंगे भाई तुमको? हाँ, हाँ, बराबर। और खर्चा करने के लिए परमिशन कौन सा बोलता है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक सबको सब समझो। बाद में प्रेसिडेंट कितने नंबर के आर्टिकल से आ रहा है भाई, याद है क्या? प्रेसिडेंट कितने नंबर के आर्टिकल में आ रहा है, मतलब बोल रहा? 112, बराबर। ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले क्या होता, प्रेसिडेंट आता कि निर्मला सीतारमण क्या? प्रेसिडेंट आएगा, सबको पता है। बाद में फिर फाइनेंस बिल को पास करने के लिए, अब ग्रुप आंसर मत देना, फाइनेंस बिल को पास करने के लिए कितना दिन लगता है, मतलब कितने दिन का समय दिया जाता है? फाइनेंस बिल को पास करने के लिए कितना दिन का टाइम दिया जाता है? बोलना बोलना भाई, कितने का? 6 मंथ। फाइनेंस बिल को पास करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है कि भाई इतने दिन में पास हो गया तो चलेगा? सोच सोच। मैंने शाहरुख खान के 70 डे से कंपेयर किया था उसको। 75। क्या हुआ? है ना, तो यहाँ पे नहीं, मेरे साथ होता था, मेरा स्कूल एजुकेशन ही ऐसा गया वाला है कि मैं रहता था मेरी दुनिया में, कहा तो ऐसा मास्टर की तरफ देखता था मैं। पर मास्टर को ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत सिंसियर है। एक बार तो मास्टर इतना शॉक हो गया था, मतलब सिंसियरली बता रहा, सिंगरोल करके मास्टर है, मैं गोल्डन किड्स में पढ़ा हूँ। उनको एक पॉइंट पे लगा था, ये लड़का है, बोले सिंसियरली मेरे बातें सुनता है, बोलते नजर नहीं हटा रहा बोलते मेरे से। और 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूछ लिया, बोला मेरे को आया नहीं। मेरी तो जान दो, उनकी बहुत बेइज्जती हुई इससे। तो फिर उतना ऐसा मत रहो, यहाँ रहो। ठीक है, यहाँ तक सब समझा? बाद में फिर मनी बिल को कितने, मतलब मनी बिल कौन से टाइप के दो है ना, अभी मैंने मनी बिल नहीं पढ़ाया तुमको, पर अभी जो दो पढ़ाए वो कौन से, क्या नाम है दोनों का? हाँ बताओ। हाँ, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल। और अगर कोई मनी बिल कौन डिक्लेयर कर रहा पहले, तो स्पीकर डिक्लेयर कर रहा। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला तुमको, ये थोड़ा पॉलिसी होता है। बाद में फिर फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। हाँ, जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो कौन से डेट के पहले पारित हो जाएगा? हाँ, ग्रुप ग्रुप मत नाचो यार, मेरे को सिंगल ही नाचते हुए अच्छे लगते तुम। बाद में फिर इसके बाद में, हाँ, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट आप ही बताओ। वोट ऑन अकाउंट पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में। बजट के 3 टाइप्स थे, एक फुल बजट था, बाद में फिर हमने इंटरवल बजट, हाँ, इंटरिम बजट किया था। हाँ, हाँ, उसको खर्चा करने की परमिशन के लिए वोटिंग मिलती है उसकी, ओके, याद से। हाँ, बाद में फिर इंटरिम बजट जो होता है वो कितने, हाँ, 6 मंथ। वापस ग्रुप में डांस करते हैं तुम। बाद में फिर इसके बाद होता हूँ। ठीक है, देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू थोड़ा बर्दाश्त करने के लिए, मैं लेट हो गया था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी आज। थैंक यू, अगले लेक्चर में वापस बजट का देखेंगे, 1-2 लेक्चर लगेंगे। मेरे को इतना बताओ, अगर मतलब मेरे पे कंपल्सन नहीं है, ना तुम्हारे पे कंपल्सन है, अगर तुम्हारी इच्छा होंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गैप बहुत ज्यादा हो रहा है 7-7 दिन का। अगर तुम्हारी इच्छा होंगी और अगर तुम संडे यहाँ रहते होगे तो मैं संडे को क्लास ले सकता हूँ, पर अगर तुम्हारी इच्छा होंगी तो। ठीक है, नहीं तो फिर ये सैटरडे टू सैटरडे चलने दो। ठीक है, थैंक यू, एंड करते क्लास।